नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात आंकड़ों का विश्लेषण की ये तीसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। जैसा कि इसके पहले आपको डीआई पर एक पहली क्लास जिसमें हमने बेसिक सूत्र बताया कि किन किन सूत्रों के माध्यम से आप सवालों को हल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दूसरी क्लास जिसमें हमने आपको पाई चार्ट से संबंधित सवालों को हल करना बताया था, और आज की जो तीसरी क्लास है इसमें हम आपको दंड आलेख, जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं, उस पर आधारित सवालों को हम आपको हल करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटी के एग्जाम में इस टॉपिक पर आपको 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक नंबर आपके लिए कितना कीमती है, और 20 नंबर तो बहुत होता है। तो चलिए आज की क्लास को जो आंकड़ा आपको सामने दिख रहा है, वह आंकड़ा जो है यह एक राज्य द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन का आंकड़ा है, और ये सन दिया है 2008 से लेकर के 2013 तक का, और इनका आंकड़ा जो है आपको दर्शाया गया है। 2008 में 40 लाख टन, 1000 टन में दिया गया है। इसके अलावा 2009 में 45,000 टन, 2010 में आपका 20,000 टन है, 2011 में 70,000 टन है, 12 में 80,000 टन, और 13 में 45,000 टन, और 14 में जो है आपका जो आंकड़ा है वह आप देख सकते हैं कि 2014 में जो आंकड़ा है वो 30,000 टन का है। तो इस टॉपिक पर आधारित आपको हम एक के बाद एक प्रश्न लाएंगे और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास पर आधारित जो आंकड़ा ये दिया गया है। इस पर दिया गया है कि दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन कितना रहा। जैसा कि आप सभी को हमने पहली क्लास में बताया था कि औसत का मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो 4 विकल्प हैं आप देख सकते हैं कि पहले विकल्प में आपका मान दिया है 48.18, दूसरे में दिया है 47.14, तीसरे में आपका दिया है 50, और चौथे में आपका मान 48,000 टन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि सभी आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप देख सकते हैं कि पहला है 45,000 टन, दूसरे में पहले में 40, फिर 45, फिर आपका मान है 20, फिर है 70, यहाँ पर आपका मान 80 है, फिर 45, फिर 30,000 टन। अब आप देखेंगे कि कितने मान हो गए। तो 7 वर्षों का जो आंकड़ा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें पूरे को जोड़कर 7 से भाग दिया। जब आप इन पूरे मान को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इसका मान आएगा, योग जो आएगा वो आपका 350 आएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपका मान 350 आएगा। जब इसमें आप 7 से भाग देंगे 330 आएगा, और जब आप इसमें भाग देंगे किससे, 7 से, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका मान आएगा 7 चौक 28। अब जो आपका मान बचा है, यहाँ पर बचा है 50, 7 सत्ते 49, 7 एक 7, और इस तरह से आप देखेंगे कि 47.14 के लगभग आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके विकल्प नंबर दूसरे में 47.14 हज़ार टन आपका मान दिया गया है, और वही आपका आंसर होगा। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपके अभी चाहें, जिसमें आपको क्या करना हो कि सभी आंकड़ों का योग करके आपको पदों की संख्या से भाग देना है, तो जो आपका मान आ जाएगा। इस सब मानों को आप जोड़ सकते हैं। अब देखेंगे कि जब एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जिन 2 मानों के बीच होगा उन दोनों को जोड़कर आप भाग देंगे तब मान आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन कभी कभी आपको बिना लिखे ही आपको अपने से बनाना पड़ता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जब आपके बीच आएंगे तो बहुत आराम से आप लगा पाएंगे। और अगला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि दिए गए वर्षों में औसत से कम उत्पादन वाले वर्षों की संख्या तथा औसत से अधिक उत्पादन वाले वर्षों की संख्या में क्या अनुपात है। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहले विकल्प में है आपका 2:5, दूसरे विकल्प में आपका मान है 3:4, तीसरे विकल्प में आपका मान है 5:2, और चौथे में आपका है 4:3। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो औसत निकाले थे उसी औसत से आपका सवाल ही लग जाएगा। और आपने देखा था कि 47.14 जो था औसत आया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में औसत से कम और कितने में औसत से अधिक, इन्हीं का आपका अनुपात निकालना है। तो आपने देखा कि औसत से कम अगर मैं देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि 47 जो आपका मान था उसमें जो दिया गया आंकड़ा है वह आप देख सकते हैं कि केवल 2 में ही ज़्यादा है, 70 और 80, यही जो ज़्यादा है, और सभी जो है वो 47.14 से कम है। तो आपको जो प्रश्न पूछा गया था उसमें हमने पूछा था कि दिए गए वर्षों में औसत से कम और औसत से ज़्यादा, तो केवल 2 ही मान 7 वर्षों में 2 साल ऐसे थे जिसमें कि औसत से अधिक है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि औसत निकाल के भी दिखाया था कि 47.14 है।
तो आपको जो मान आएगा वह 5:2 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि केवल 2 ही वर्ष ऐसे हैं जिनमें आपका जो आंकड़ा है वो औसत जो कि 47.14 था उससे ज़्यादा है, और 5 वर्षों में आपका कम है। तो हमने कहा था कि जब भी इस तरह के सवाल आपको मिले तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको क्रम का ध्यान रखना है। पहले आपको निकालना है कम का, फिर बाद में ज़्यादा का। तो कम का औसत से जो आंकड़ा है वो 5 वर्षों का है, और अधिक का जो है आपका 2 वर्षों का है। तो आप आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, जैसा कि आपको विकल्प नंबर 3 में ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपके सामने पूछा गया है कि 2014 में उत्पादन 2013 के उत्पादन से कितने % कम या अधिक था। तो 2014 की तुलना आपको 2013 के उत्पादन से करनी है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है 25%, दूसरा है आपका 33.13%, 33%, तीसरा है आपका 40%, और चौथे में आपका मान 35% दिया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको तुलना करनी हो, अब देखेंगे कि 2013 से 2014 में अगर मैं आंकड़े की तुलना करूंगा तो 2014 में 13 से आपको कमी हुई है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आपका आंकड़े में तुलना करनी हो और वृद्धि % कमी दिखानी हो, तो हमने क्या कहा था कि बड़ा मान ऋण छोटा मान गुणे 100, तो 45 और 30। आप देखेंगे कि पहले था 45, बाद में कितना हो गया, 2014 में आपका 30 हो गया। तो आप देखेंगे कमी आई है। और हमने आपको बताया था कि बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 सदैव ऊपर होता है, और आपको वृद्धि दिखानी है तो छोटा नीचे, और कमी दिखानी है तो आपका मान बड़ा नीचे होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वाले आंकड़े में आपको कमी आई है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 15 होगा। 15 गुणे 100/45 जब आप भाग देंगे तो 100/3 का जो मान आएगा वो 33.33% आएगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। जो बेसिक मेरी क्लास है उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि उस बेसिक क्लास में हमने आपको वो तरीका बताया है जिस तरीके से आप इन प्रश्नों को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके विकल्प नंबर 2 में ये दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2012 में उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितने गुना है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहले है 3 गुना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, और चौथे में आपका जो विकल्प दिया है वह 1/4 गुना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 2012 में उत्पादन 2013 के उत्पादन का 2010 में उत्पादन का। तो 2012 का आंकड़ा हम पहले लिखेंगे, क्योंकि का मान आपका किनारे है। तो आप देख सकते हैं कि 2012 में जो आपका आंकड़ा है वह 80, 2012 में जो आपका 2011 में जो आंकड़ा है वो आपका 70 है। तो जल्दी से आप देख सकते हैं कि 70 गुणे 100। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 में उत्पादन 2012 में उत्पादन का कितने 2012 में उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितने गुना है। 2012 में उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितने गुना है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। का मान किनारे है, शुरू वाला ऊपर, बाद वाला नीचे। अब यहाँ पर आपको % नहीं लगाना है, x/y ही केवल होता है। अब आप इसमें भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वह 4 गुना होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर 3 में दिया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब का मान किनारे रहे और आपका % न पूछ करके गुना गुनी पूछता हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका y का कितने गुना है, तो आपका जो सूत्र लगेगा वो x/y होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 2012 का आंकड़ा था वह 80 था, और जो 2010 का आंकड़ा था वह 20 था। 2012 का आंकड़ा 2010 के आंकड़े का कई गुना है, तो आपका मान ये जो आ गया है 4 गुना आ गया। अगर यही सवाल आपका % में होता तो जल्दी से आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि अगर इसी प्रश्न में आपसे % में पूछता कि कितने % है, तब आप कैसे लगाते। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 में उत्पादन 2012 में उत्पादन का कितने % है। इस सवाल को आप सब ध्यान से सुनिएगा कि 2011 में उत्पादन 2012 में उत्पादन का कितने % है। और आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है 83%, दूसरा है आपका 32.5%, तीसरे विकल्प में आपका जो मान है 81% है, और चौथे विकल्प में जो आपका मान है 87.5% दिख रहा है। तो चलिए अब हमको ये ध्यान देना है कि 2011 में उत्पादन 2012 में उत्पादन का। तो 2011 और 2012 के मान की हम क्या करेंगे, का मान किनारे है तो पहला वाला ऊपर, बाद वाला नीचे, और जो आपका सूत्र लगेगा वो यहाँ पर क्या होगा कि 70 गुणे 100/80। जब आप इसमें भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा ये 2 आएगा, और यहाँ पर जो आपका मान आएगा 25 आएगा। अब आपको क्या करना है, जब आप इसमें 12 गुणा करेंगे तो 12.5 आएगा,
और जब आप 12.5 में गुना करेंगे आप 7 से, तो आप देख सकते हैं कि 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17 के साथ 7 × 9 7 1 8। अब आप देख सकते हैं कि 87.5% जिस विकल्प में आपको चौथे विकल्प में दिख रहा है और वही आपका उत्तर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ी सावधानी बरतनी है और इस बात का ध्यान देना है कि गुना पूछा गया है, कि कोई मान किसी का अनुपात पूछा गया है, कि औसत पूछा गया है, कि परसेंट पूछा गया है। तो अगर आपका मान परसेंट में पूछता हो और का मान किनारे हो तो शुरू वाला मान ऊपर, बाद वाला मान नीचे होगा और गुणे 100 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2010 का जो आंकड़ा था, 2011 का जो आंकड़ा था वो 70 था और इसके अलावा यहाँ पे 2012 का 80 था। तो आप इस तरह करेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो आपका जो मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए, इस आंकड़े पर आधारित मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कि किन 2 वर्षों का उत्पादन एक समान रहा। किन 2 वर्षों का उत्पादन एक समान रहा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके बीच में अगला टाइप का प्रश्न ला रहा हूं और इस पर आपको एक नया चार्ट बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके बीच आएंगे, अगर आप मेरी बेसिक क्लास को देख करके तब देखेंगे तो आपके बीच ये समस्या नहीं रहेगी और इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एक अलग तरह का ग्राफ जिसमें आपके सामने ये 2 आंकड़े हैं और ये 2 विषय जिसमें कि आपका गणित विषय और विज्ञान विषय का आंकड़ा दिया गया है और अलग अलग विद्यालय जिनके नाम क्रमशः A, B, C और D दिए गए हैं। इस आंकड़े पर इसमें जो आपकी संख्या दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या है, इस पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका उत्तर आपको एक के बाद एक मैं बताऊंगा। तो चलिए, इस प्रश्न में आपको देखना है, सबसे पहले समझ लीजिए कि गणित का जो आंकड़ा है वो आपका जो लाइन खींचा गया है वो पहला वाला मान मैथ के लिए है और जो दूसरा आंकड़ा आपका जो खाली है वो आपका साइंस या विज्ञान विषय के लिए है। और ये जो आंकड़ा है विषय ए का है, माने विद्यालय ए का है, ये विद्यालय बी का है, ये विद्यालय सी का है और विद्यालय डी का है। और जैसा कि आपके सामने एकदम लिखा भी है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सभी विद्यालयों में मिलाकर गणित कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या थी। जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बताया कि जब भी आपको औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, आप सभी आंकड़ों का योग करके आप पदों की संख्या से भाग देंगे। तो भाग देने के बाद जो आपका मान आएगा वही आपका औसत होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 90, दूसरा विकल्प है आपका 80, तीसरे विकल्प में आपका मान 85 है और चौथे में आपका 75 है। तो सबसे पहला काम को क्या करना है कि गणित विषय का पूछा जा रहा है तो सबसे पहला क्या करना है, गणित जितने भी हों उन सब का योग कर देना है। आप देख सकते हैं गणित जो कलर वाला भाग है, यहाँ 80 है, यहाँ 60, यहाँ 120 और यहाँ पर 100। इसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरा मान 4 था और जब आप इन सभी मानों का योग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों मिलकर के कितना होगा, 200, एक 300, यहाँ पर आपका मान 360 आएगा और जब आप 4 से भाग देंगे तो आपका मान 90 आएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आपका औसत संख्या जो है वो 90 होगी। जैसा कि आपके सामने 4 विकल्प हैं, 90 था, 80 था और 85 था और 75 था। तो आपके जो पहले विकल्प में ही 90 दिख रहा है वही आपका उत्तर होगा। जैसा कि इसके पहले भी आप इस तरह के सवाल पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका औसत पूछे तो आपको क्या करना है कि सभी आंकड़ों का योग करके पदों की संख्या में आपको भाग दे देना है। तो जल्दी से इस प्रश्न को आप लगा लीजिए जिससे मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। चलिए, अगले प्रश्न से मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सभी विद्यालयों में मिलाकर विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या थी। अब इसको आपको ध्यान देना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, पहला है 100, दूसरा है 90, तीसरा है 110 और चौथा 120। जैसे कि आपने यहाँ पर पहले मैथ का लगाया, अब उसी तरह से सेम आप सवाल है आपका साइंस का। तो आपको क्या करना है, यहाँ 140, यहाँ 80, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 120। अब इन सभी मानों का आपको योग करना है। अब आप देखेंगे कि 4 से भाग देंगे, जब इन मानों का आप योग करेंगे तो इन दोनों का मान आपका हो जाएगा 200, 300 और 440। जब आप 440 में आप 4 का भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 110 आएगा। और जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में ही आपका 110 दिख रहा है। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो सवाल था वो मैथ का था औसत, और इसमें जो था वो चारों विद्यालयों को मिला करके गणित क्या कहते हैं विज्ञान विषय का औसत है। तो जिस तरह से आपने मैथ में जोड़ा था कलर वाले भाग का, इसी तरह से आपने क्या किया कि साइंस वाले को जोड़ा और 4 से ही भाग दिया। जैसा कि आपको बताया गया है कि आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या निकालने से ही आपका मान औसत आ जाता है। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके बीच मिलेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इनमें गलती नहीं करेंगे और बहुत आराम से आप लगा पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सभी विद्यालयों में मिलाकर विज्ञान और गणित में
विद्यार्थियों की औसत संख्या का अनुपात क्या था। और आपके सामने ये 4 विकल्प है, 9:11, दूसरे में आपका दिया है 10:11, तीसरे में दिया है आपका 11:10 और चौथे में आपका मान 11:9 दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि विज्ञान का जो औसत था आपका 110 निकला था अभी, और जो मैथ का था वो 90 था। और हमने बताया भी था कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो अनुपात वाले सवाल में जिस क्रम से पूछा गया है उसी क्रम से आपको लिखना है। विज्ञान का औसत 110 और गणित का औसत 90। जब आप काटेंगे तो आपका जो मान आएगा 11:9 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में ही आपका 11:9 दिख रहा है। इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। जो प्रश्न आपने पहले लगाया था, जो आपने औसत निकाला था, उसी औसत को आपको क्या करना है, क्रम से आपको लिख देना है। तो चलिए, अब हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपके बीच आएंगे तो आप कभी भी इस प्रश्न में गलती नहीं करेंगे और तुरंत लगाएंगे। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ए में गणित के विद्यार्थियों की संख्या किस विद्यालय में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या के लगभग के बराबर है। और आपके सामने ये 4 विकल्प है, पहला है सी, दूसरा है डी, तीसरा है आपका ऑप्शन बी और चौथे में आपका ए दिया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, ए में गणित के विद्यार्थी, तो आप देख सकते हैं कि ए में जो गणित के विद्यार्थी हैं वो 80 है। अब हमें यह देखना है कि किसमें विज्ञान का 80 है, वही आपका उत्तर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ए के गणित में 80 था, उसी तरह से विज्ञान में बी का 80 है। तो आप लिख सकते हैं कि आपका विकल्प नंबर जिसमें बी है, जो देख सकते हैं आपके तीसरे विकल्प में है, वही सही होगा। 80 देख रहे हैं यहाँ भी है और 80 यहाँ भी है। ये आपका मैथ का था और ये साइंस का है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से इन प्रश्नों को आप लगा पाएंगे जब आप बेसिक क्लासों को देखकर देखेंगे। चलिए, तो इसका उत्तर आपका बी हो गया। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से देखिएगा कि बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या, बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या सी में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या से कितने % अधिक है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। आपके सामने 4 विकल्प है, पहला है 35%, दूसरा है आपका 25%, तीसरा है आपका 40%, चौथे में आपका मान 20% दिया है। में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आप देख सकते हैं कि जब बी में कुल विद्यार्थी की संख्या की मैं बात करता हूं तो इन दोनों का योग हो जाएगा, ये मान आपका आएगा 140। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय सी में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या से, विद्यालय सी में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या से कितने % अधिक है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, यहाँ 140 हो गया और ये आपका 100 है, और जब बेस आपका 100 हो जाए तो उसका डिफरेंस ये आपका मान उत्तर होता है 140। आपसे पूछा जा रहा है कि बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या सी में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या से कितने % अधिक है। और हमने आपको पहले ही बताया था, जब आपका मान अधिक के लिए आए तो बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 सदैव ऊपर होता है और छोटा वाला मान अधिक में नीचे होता है। 100 से 100 काटेंगे तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो 40% आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो एक बार इस सवाल को आप लोग फिर से समझ लीजिए कि बी में सभी विद्यार्थियों का संख्या, अर्थात चाहे वो विज्ञान के हो चाहे वो गणित के हो, दोनों का योग, और सी में केवल विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या से कितने % अधिक है। और हमने आपको पहले ही बताया था, जब आपके अधिक का सवाल आए तो बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 सदैव ऊपर होता है और अधिक में आपका छोटा वाला मान नीचे होगा। और आप देख सकते हैं कि जब बेस आपका 100 है तो 100 कटेगा, जब आपका डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को लगा लीजिए। अब मैं आपके बीच एक अगला प्रश्न ला रहा हूँ, तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बी में विद्यालय बी में गणित के विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय डी के विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या का कितने % है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, का मान किनारे है, x y का कितने % है, तो x बटे y गुणे 100 होता है। अब आप देख सकते हैं कि बी में गणित के विद्यार्थियों की संख्या, तो आप देखेंगे कि बी में गणित के विद्यार्थी जो हैं वो 60 हैं। इसके अलावा आपके डी में साइंस के, तो यहाँ पर आपके 60 हैं, यहाँ पर 120 हैं। आप गुणे 100 कर देंगे तो 60 से जब आप भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ भाग देने पर आपका मान आएगा 50%। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो 4 विकल्प था उनमें से किस विकल्प में आपका पहले वाले विकल्प में 40% है, दूसरे में है 50%, तीसरे में 35% और चौथे में 45%। तो आपके विकल्प नंबर बी में ही 50% आपका मान दिख रहा है और वही आपका उत्तर होगा। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी है, आपको सवाल को ध्यान देना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अब हमने पहले ही बताया था कि जब का मान किनारे हो तो शुरू वाला मान ऊपर, बाद वाला मान नीचे होता है और गुणे 100 होता है। अगर यही सवाल आपको इसका उत्तर देना है कि अगर यही सवाल आपका गुना गुनी में पूछ लेता तब आपका उत्तर क्या होता, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।
चलिए, हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच जब भी आएंगे तब आप इन प्रश्नों में नहीं फंसेंगे और बहुत आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए, इस पर आधारित मैं आपको एक चार्ट और बनवा रहा हूँ जिस पर आधारित आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसा कि आपने पहले सिंगल मान देखा, इसके बाद आपने डबल देखा, अब आपको क्या करना है कि अब दो तरह के मान रहेंगे, एक आंकड़े का रहेगा और एक मेल और फीमेल की संख्या का रहेगा। आइए अब हम देखते हैं एक अलग प्रकार का बार ग्राफ जिसमें आपके सामने ये आंकड़ा जो दिया गया है, अलग अलग कंपनियां हैं जिसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी P, Q, R, S और T, ये आपकी कुल 5 कंपनियां हैं और इस कंपनियों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या आपको दी गई है। ये 2000 है, Q में 1500 कर्मचारी हैं, R में 3500 हैं, S में आपके 3000 कर्मचारी हैं और T में कुल 4000 कर्मचारी हैं। अब आपसे इसमें एक आंकड़ा और भी दिया गया है जिसमें ये आपकी कुल संख्या है, ये कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं कि P, Q, R, S, T करके है और इसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया है। ये सवाल थोड़ा हट करके है, इसमें जो है आपको दो आंकड़े दिए गए हैं और इस पर आधारित आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सभी कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में जो आपका मान दिया गया है, अब आप देख सकते हैं कि इस पहले विकल्प में आपका है 3000, दूसरे में आपका 2800, तीसरे में जो आपका मान है 2500 और चौथे में आपका 2300 है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी आपका औसत पूछे तो आपको यह देखना है कि क्या जो औसत दिया गया है वो केवल मेल का है कि फीमेल का है कि सभी का है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर ये सबका औसत दिया है, तो आपको करना क्या है कि सभी का आप योग करेंगे। 2000 धन 1500 धन 3500 धन 3000 धन यहाँ पे आपको 4000। अब पूरे का योग करके आपको 5 से भाग देना है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि इनका योग होगा क्या। जब आप 3500 में 1500 जोड़ेंगे तो आपका मान 5000 आएगा, 5 2 7 3 10 और 4 14000। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 14000 जो आपका मान आया, इसमें हम 5 से जब भाग देंगे तो आपका मान आएगा 5 दूनी 10, 5 8 40, ये जो आपका मान आएगा वो 2800 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके विकल्प नंबर दूसरे में 2800 दे रहा है। तो सबसे पहला हमने आपको इस तरह के सवाल पहले बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल आए आपको सभी आंकड़ों का योग करके जितने भी पद हैं उनमें आपको भाग देना है तो आप निकाल सकते हैं। अगर इसी सवाल में केवल मेल का पूछता, केवल फीमेल का पूछता तो हम पहले इनकी अलग अलग संख्या निकालते, उन सभी आंकड़ों का योग करते, जितने मान होते उनसे हम भाग देते, तब जा करके आपका मान आता। तो चलिए जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिए जिससे कि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूँ। और अब आपके बीच अगला जो प्रश्न आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्यू में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। अब ध्यान देना है कि क्यू कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या तथा यस कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, क्यू में पुरुष और यस की महिला कर्मचारियों का औसत। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि क्यू के पुरुष कैसे निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंकड़ा है आपका 1500, अब आप देखेंगे कि पुरुष निकालना है तो 7 बटे यहाँ पर 15 हो जाएगा। जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा, क्यू में पुरुष कितने हैं 700 है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यस में महिलाएं, चलिए इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि यस में महिलाएं, यस में जो महिलाएं हैं उनका जो आंकड़ा है आप देख सकते हैं महिला दूसरे नंबर पे है। तो जो आपका आंकड़ा आएगा 3000 गुणे 1/3, जब आप भाग देंगे तो आपका मान जो आएगा वो 1000 आएगा। अब आपको करना क्या है, 700 है पी में पुरुषों की संख्या, क्यू में पुरुषों की संख्या और ये जो 1000 है वो क्यू में एस में महिलाओं की संख्या है। जब आप इसको काटेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो 7:10 का आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो 4 विकल्प था उसमें से तीसरा जो विकल्प था वह 7:10 है और वही आपका आंसर है। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी इस तरह के सवाल आएँ तो जिसका मान निकालने हो वह मान बटे पूरा मान योग करके हम निकालेंगे तब आपका मान आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहला मान जो है आपका पुरुषों के लिए है और दूसरा आपका महिलाओं के आंकड़े के दर्शाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पी की महिला कर्मचारियों की संख्या टी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितने % है। आप देख सकते हैं का मान किनारे है तो आप देखेंगे कि शुरू वाला मान ऊपर और बाद का मान नीचे, और क्योंकि % पूछा जा रहा है तो आपका मान गुणे 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि पी के महिला कर्मचारियों की संख्या, तो आप देखेंगे कि जो पी की महिला कर्मचारी हैं यहाँ पर कुल थे 2, अब आप 2 से 2/5 करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 800 आएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पी की महिला कर्मचारी की संख्या टी के पुरुष कर्मचारी। अब आप देख सकते हैं कि टी का जो पुरुष है वो यहाँ पे 7 है,
तो आपको करना क्या है कि 4000 गुणे 7/10 जब आप यहाँ भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वो 2800 आएगा। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आपका इस तरह का मान हो, का मान किनारे हो, तो शुरू वाला मान ऊपर और बाद वाला मान नीचे होता है। जब आप इन पूरे मानों को काटेंगे तो आपका ये मान 2 आएगा, ये मान 7 आएगा। अब आप देखेंगे कि 200/7 आपका मान आएगा। अब आप इसको जब भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है कि आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहले विकल्प में था आपका 100/7, दूसरे में था आपका 150/7, तीसरे में था 190/7 और चौथे विकल्प में आपका 200/7 दिया है। तो थोड़ी सावधानी बरतनी है, किसका मान दिया है, का मान किनारे है कि का मान बीच में है, वृद्धि पूछ रहा है कि कमी पूछ रहा है कि कोई भी मान किसी मान का कितने % है ये पूछ रहा है, कि अनुपात पूछ रहा है, कि आपका औसत पूछ रहा है। जब इन बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आराम से आप सवाल को हल कर पाएंगे। लेकिन इस सवाल में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पुरुष का है कि महिला का है, किस विभाग में दिया गया है, पी में है कि आर में है, थोड़ी सी सावधानी यहाँ बरतनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। सवाल में आपको ध्यान देना है कि महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 1000, दूसरा है 1060, तीसरा है 1070, चौथा है 1090। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि महिला कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, 2000 गुणे 2/5 ये आप करेंगे तो ये आपका महिला कर्मचारी संख्या यहाँ पे 800 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 1500 गुणे 8 अगर आप 15 करते हैं तो यहाँ भी आपका मान 800 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 3500 में जब आप 3/7 करेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो 1500 आएगा। इसी तरह से जब आप 3000 गुणे 1/3 करेंगे तो आपका मान 1000 आएगा। इसके अतिरिक्त आप जब 4000 गुणे 3/10 करेंगे तो आपका मान जो आएगा वह 1200 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका औसत क्या होगा। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि औसत जो होता है वो सभी आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 800 धन 800 धन 1500 धन 1000 धन 1200, इन सभी का आप योग करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें आपको 5 से भाग देना है। 1 2 3 4 5 अलग अलग डिपार्टमेंट थे तो 5 से आपका भाग होगा। जब आप इसमें भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 1200 और 800 मिलकर के आपका हो जाएगा 2000 और 15 10 2500, 2000 और 2500 जो आपका मान आएगा, आप देख सकते हैं कि 2000 और 2500 मिलकर के आपका 4500 होगा। जब आप 800 और जोड़ेंगे तो आपका मान 5300 आएगा। अब आप देखेंगे कि जब आप 5300 में आप 5 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा, 5 का नम 5 जीरो बढ़ाएंगे तो आपका मान जो आएगा वो 1060 आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सभी में महिलाओं की संख्या निकालनी है, तो आपका दूसरे वाले मान से समय निकालेंगे और सभी अनुपातों का योग कर देंगे। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा होता कि सभी में पुरुषों का औसत क्या होगा, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सभी डिपार्टमेंट में पुरुषों की औसत संख्या क्या थी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से आपको इस प्रश्नों को नोट कर लेना है जिससे कि आप बहुत आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आप सभी को कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। न सिर्फ गणित बल्कि आपको रीजनिंग, जीएस और हिंदी पर भी एक के बाद एक क्लासें आपको दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आपको मैथ ट्रिक्स की क्लासें दी जा रही हैं और प्रत्येक क्लास के बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जा रहा है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आपके बीच आएंगे तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि पी और आर के पुरुष कर्मचारियों की संख्या, पी और आर के पुरुष कर्मचारियों की संख्या तथा क्यू और टी के महिला कर्मचारियों की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पी और आर दो में पुरुषों की संख्या। सबसे पहला काम क्या करना है कि पी का और आर का पुरुष का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2000 बटे 3/5 जब आप करेंगे तो आपका मान आएगा ये 1200। और जब आप आर में पुरुष की संख्या निकालेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 3500 गुणे 4/7 आएगा। तो जो आपका मान आएगा वो 2200 होगा। जब आप यहाँ पर 5 चौक 20 देख लीजिए गुणा करके यहाँ पे आपका 2000 आएगा और जब 2200 आप जोड़ेंगे तो ये आपका 3200 आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका जो अगला मान है उसमें पूछा जा रहा था कि क्यू और टी के महिला कर्मचारी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्यू का और टी का। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्यू का और टी का महिला कर्मचारी। तो जब आप देखेंगे कि 1500 गुणे 8/15 तो यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या होगी क्यू में 8 हो गई। इसके अतिरिक्त अगर आप टी में देखेंगे तो आपका जो आंकड़ा आएगा वो 4000 गुणे
3/10 आएगा। जब आप काटेंगे तो आपका मान 1200 आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों का अलग जोड़ना है। ये आपका आ गया 3200, यहाँ पर जो आपका मान आ रहा था वो 2000 आ रहा था। अब आप इस मान को अगर हल करेंगे, काटेंगे, दो मान आपके कट जाएंगे। अब आपका जो मान आएगा 4×8 = 32 और 4×5 = 20। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके किस विकल्प में ये मान सही है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इनके मानों को सही से जोड़ करके निकालना है कि ये जो आंकड़ा था वो आपका मेल का था कि फीमेल का था। अगर ये बात आप समझ जाएंगे तो बहुत आराम से इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपके विकल्प नंबर तीसरे में 8:5 दिया है और वही आपका आंसर सही होगा। तो थोड़ी सावधानी बरतनी है और आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके सवाल में पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि अब इस प्रकार के ग्राफ जब भी आपके बीच आएंगे तो आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि पीटी एग्जाम में इस पर बहुत बड़ा अहम रोल है और 20 नंबर का सवाल इसमें आना है। इसके अतिरिक्त आप चाहे जो भी एग्जाम देंगे, सभी एग्जामों में ज़्यादातर सवालों में आपको एक ग्राफ आपका बना रहता है और उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप देखते रहिए। इसके बाद आपको इस टॉपिक पर आधारित जो भी पाई चार्ट DI आपका छूटा हुआ है 2 क्लास, उसको भी हम एक के बाद एक लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। चलिए, मिलते हैं आपके बीच में अगली क्लास के साथ। एक फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।